आज हमारा यूनिट 5 का लेक्चर 2 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्री प्रोसेसर्स को पढ़ना। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये कई बार 7 मार्क्स में आ जाता है एंड कई बार 2 मार्क्स में आता है, कई बार डिपेंड करता है, पर ये इम्पॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टारगेट है वो है मैक्रोज एक्सपेंशन पढ़ना, फाइल इनकल्शन पढ़ना और कंडीशनल कंपाइलेशन को पढ़ना। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एक्सप्लेन प्री प्रोसेसर इन सी। प्री प्रोसेसर्स होते क्या है? देखिए, आपने नॉर्मली कभी देखा होगा, मतलब आपने सी प्रोग्राम्स लिखे हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? हैश इंक्लूड studio.h, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखते हैं? वॉइड मेन, और उसके बाद आप ब्रैकेट लगाते हैं, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम लिख देते हैं। ठीक है, ये जो प्रोग्राम लिखते हैं ये टेक्स्ट एडिटर पे, यानी कि किसी भी वाइट सी आपने देखा होगा एक, उस पर आप लिखते हैं, और या तो आप टर्बो C++ पे या VS कोड पे या GDP या किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर पे या ऑफलाइन कंपाइलर पे आप अपने प्रोग्राम को लिखते हैं और उसे आप सेव किसी भी नाम, सपोज यहाँ पे नाम दे रखा है PRI, और उसको आप सेव करते हैं मेनली .c एक्सटेंशन से। ठीक है, इतना करने के बाद आपका दूसरा स्टेप क्या आता है? प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या करता है? देखो, जो ये फाइल आपने लिखी हुई है ना, हैश इंक्लूड studio.h, ये क्या है? एक कमांड है कि जो studio.h है उस फाइल को मेरे प्रोग्राम में ऐड कर दो, सो दैट मैं printf और scanf फंक्शन को क्या कर सकूं? डायरेक्टली यूज़ कर सकूं। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है? देखो, ये जो void main है, यानी कि void main वाला पार्ट एक फाइल हो गई नीचे, और ये जो studio.h फाइल है इसको क्या कर देता है? प्रोग्राम में अटैच कर देता है, सो दैट आप printf और scanf फंक्शन को यूज़ कर सको। ये सब चीज़ें किससे पहले होती हैं? कंपाइलेशन से पहले। और उस ये क्या करता है? एक फाइल बनाता है दूसरी, जिसका नाम तो सेम ही रहता है, पर इसे सेव किससे करता है? .i एक्सटेंशन से। ठीक है, उसके बाद इस कोड को क्या नाम दिया गया? जैसे इसको बोलते हैं आप सोर्स कोड, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेबल सोर्स कोड। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? ये सारा सोर्स कोड जो भी एक्सपेंडेबल है वो किस में लिखा हुआ है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो कंपाइलर का काम क्या है? हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करना, यानी कि इस वाले कोड को, इस वाली फाइल को भी और इस वाली फाइल को भी, मतलब एक फाइल बनी हुई है जिसके अंदर studio.h फाइल अटैच है और void main वाला पार्ट है, उस फाइल को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और क्या क्रिएट होते हैं? ऑब्जेक्ट कोड्स क्रिएट होते हैं। ऑब्जेक्ट कोड की एक फाइल क्रिएट होती है। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप यूनिट 1 का रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ये टॉपिक मैंने प्रॉपर डिटेल में समझा है। यहाँ पे एक छोटा सा क्विक रिव्यू है। तो ऑब्जेक्ट कोड आपका बनता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट कोड कंपाइलर बनाता है जो कि लो लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं। इन सारे ऑब्जेक्ट कोड्स को कंबाइन करके एक एग्जीक्यूटेबल कोड बनाना, यानी कि ऐसा कोड जिसको आपका प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सके, वो काम किसका होता है? लिंकर का है। जो ऑब्जेक्ट कोड्स क्रिएट होते हैं वो किससे सेव होते हैं? .obj एक्सटेंशन से। नेम सबका सेम रहता है। और जो एग्जीक्यूटेबल कोड बनते हैं सारे ऑब्जेक्ट कोड्स को कंबाइन करके वो किससे सेव होते हैं? .exe एक्सटेंशन से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आगे। एक्सप्लेन प्री प्रोसेसर, उसी टॉपिक पे आगे। द प्री प्रोसेसर ऑफर सेवरल फीचर्स कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी कि जो प्री प्रोसेसर है ये बहुत सारे फीचर्स ऑफर करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हर एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है वो बिगिन होता है किससे? हैश से। द डायरेक्टिव कैन बी प्लेस एनीवेयर इन द प्रोग्राम, यानी कि जो डायरेक्टिव होते हैं आप अपने प्रोग्राम में कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, बट ज़्यादातर ये बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि सबसे पहली जो बिगनिंग होती है प्रोग्राम की वहीं लिखा जाता है, बिफोर द फर्स्ट फंक्शन डेफिनीशन। यानी कि आपने देखा होगा, देखो जैसे ही समझाती हूँ, हैश इंक्लूड studio.h, ये भी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये सबसे पहली लाइन होती है ना, आपसे बोला जाता है कि इसे सबसे पहले लिखो, यानी कि किसी, और ये void main, ये जो फंक्शन होता है इससे पहले ही, यानी कि सबसे फर्स्ट लाइन लिखी जा सकती है। आप चाहें तो इन्हें कहीं भी लिख सकते हैं, पर प्रेफर यही किया जाता है कि सबसे पहले लिखें। वी विल लर्न द फॉलोइंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हियर्स, हम कुछ प्री प्रोसेसर्स को यहाँ सीखेंगे। कौन कौन से? मैक्रोज एक्सपेंशन, फाइल इनकल्शन एंड कंडीशनल
कंपाइलेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं मैक्रोस प्री प्रोसेसर होते क्या हैं सी में। जो मैक्रो प्री प्रोसेसर है एक पीस ऑफ कोड है इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि रिप्लेस करा जाता है मैक्रो की वैल्यू से, यानी कि जो भी मैक्रो की वैल्यू होती है उससे हम मैक्रो को रिप्लेस कर देते हैं। अब मैक्रो को डिफाइन किससे किया जाता है, हैश डिफाइन डायरेक्टिव से। कौन से उससे, हैश डिफाइन डायरेक्टिव। जब भी मैक्रो का नेम एनकाउंटर होता है कंपाइलर के थ्रू तो वो करता क्या है, वो रिप्लेस कर देता है उस नाम को मैक्रो की डेफिनीशन से। ठीक है, जो मैक्रो की डेफिनीशन होती है उससे सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं किया जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो हमने यहाँ पढ़ा। देखो जो PI है वो क्या है, आपकी मैक्रो का नेम है। PI क्या है, एक मैक्रो का नेम है। जहाँ भी ये मैक्रो का नेम आएगा उसे किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, ये देखो ये क्या है, मैक्रो का नेम, और ये क्या है, मैक्रो की डेफिनीशन। यानी कि जहाँ भी मैक्रो का नेम दिखेगा वहाँ पे मैक्रो की डेफिनीशन से उसे हटा दिया जाएगा या रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम PI को मैक्रो की टेम्पलेट भी कह सकते हैं, या तो उसे मैक्रो की वैल्यू कह लो, यानी कि देखो मैक्रो का नेम कह लो या मैक्रो की टेम्पलेट कह लो। जहाँ भी प्रोग्राम में मैक्रो की टेम्पलेट दिखेगी उससे आप किससे रिप्लेस कर देंगे, मैक्रो के एक्सपेंशन से रिप्लेस कर देंगे। देखो हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया R6.25 और एक वेरिएबल है एरिया। ठीक है, जहाँ भी देखो अब एरिया PI मल्टीप्लाई R जहाँ भी PI दिखा, PI क्या है, मैक्रो की टेम्पलेट, उसे किससे रिप्लेस किया गया, 3.1415 मल्टीप्लाई R की वैल्यू क्या है, सपोज 6 ये दे रखे 6.25 मल्टीप्लाई 6.25। अब ये जो भी कैलकुलेट करके सपोज 8.95 लेट, मुझे नहीं पता क्या है, वो वैल्यू किसमें चली गई, एरिया में, और एरिया को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही मैक्रोज में भी क्या हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, जैसे कि एक फंक्शन में होते हैं। जैसे हमने एक मैक्रो डिफाइन किया एरिया ब्रैकेट x, ये क्या है, एक आर्ग्यूमेंट है। जहाँ भी ये दिखेगा मैक्रो की टेम्पलेट इट विल बी रिप्लेस विद मैक्रो एक्सपेंशन क्या है, 3.14 मल्टीप्लाई x। अब हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए R1 और R2, 6.25 2.5। ठीक है, ये किस टाइप के, फ्लोट टाइप के, और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a। अब देखो सबसे पहले ये देखो ये क्या है, एक मैक्रो की टेम्पलेट। यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे क्या है R1। जहाँ भी ये आएगा इट विल बी रिप्लेस विद दिस, यानी कि 3.14। R1 की वैल्यू क्या है, 6.25 मल्टीप्लाई 6.25। ये जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके, सपोज आई 9.8 लेट, मुझे नहीं पता, मैं इसको मान रही हूँ, वो किस में चली जाएगी, a, और एरिया ऑफ द सर्किल इक्वल टू 9.8 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा लिखा एरिया R2, यानी कि जहाँ भी एरिया R2 आएगा इट विल बी रिप्लेस विद दिस 3। यहाँ पे x वेरिएबल लिया है ये R2, यानी कि R2 विल बी सेम विद x, यानी कि 3.14। R2 की वैल्यू क्या है, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। अब ये जो भी वैल्यू आएगी, लेट सपोज कैलकुलेट करके 6.9 आई, इट विल बी एट a, वो a में चली जाएगी और उसकी वैल्यू क्या करा देंगे, हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब डिफरेंस जानते हैं मैक्रोज एंड फंक्शन में। ये टॉपिक भी अलग से आ जाता है, ये 2 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है और कई बार 7 मार्क्स में 2 क्वेश्चंस एक साथ पूछ लिए जाते हैं। इन अ मैक्रो कॉल द प्री प्रोसेसर रिप्लेस द मैक्रो टेम्पलेट विद मैक्रो एक्सपेंशन, यानी कि जब भी मैक्रो दिखता है प्रोग्राम में आप क्या करते हैं जब भी आपको मैक्रो दिखता है प्रोग्राम में आप क्या करते हैं, जो भी मैक्रो की टेम्पलेट होती है, जैसे कि आपने अभी ऊपर वाले प्रोग्राम में देखा था, जहाँ भी मैक्रो की टेम्पलेट दिखी थी उसे हमने किससे रिप्लेस कर दिया था, मैक्रो के एक्सपेंशन से। लेकिन while in a function call the control is passed to a function along with certain argument and some calculations are performed in the functions and useful value is returned back from the function। इसका मतलब क्या है, देखो आपने एक फंक्शन कॉल की
सम। तो आपने एक फंक्शन कॉल की, तो आप एक मेन के अंदर फंक्शन को बुला रहे हो और आप पास कर रहे हो फंक्शन के साथ कुछ सर्टेन आर्ग्यूमेंट। वो आर्ग्यूमेंट क्या है, ए और बी। अब फंक्शन कॉल हुई और सपोज फंक्शन कॉल होने के बाद ए और बी की वैल्यू एक्स वाई में चली गई और कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म हुई, और कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद यानी कि कुछ भी जो फंक्शन के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म हुई, एक यूजफुल वैल्यू क्या हो जाती है, एक आपकी यूजफुल वैल्यू क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। कहाँ पे, जेड पे। जबकि मैक्रोज में क्या होता है, जहाँ भी मैक्रो का टेम्पलेट दिखता है इट विल बी रिप्लेस विद मैक्रो वैल्यू यानी कि मैक्रो एक्सपेंशन। ठीक है, समझ आइए जी। यूजुअली मैक्रो मेक द प्रोग्राम रन फास्टर, यानी कि मैक्रोज अगर आप डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम में तो आपका प्रोग्राम जो है बहुत फास्टली रन करता है, बट साथ साथ ये क्या करता है, जो आपका प्रोग्राम का साइज है उसको क्या कर देता है, ये बड़ा कर देता है। जबकि जो फंक्शन है वो प्रोग्राम का साइज छोटा करता है और क्या करता है, कॉम्पैक्ट करता है। ठीक है, मैक्रो साइज बढ़ाता है, ये साइज छोटा करता है। कैसे, इफ़ वी यूज़ मैक्रो 100 टाइम्स इन अ प्रोग्राम, यानी कि अगर आप 100 बार अपने प्रोग्राम में मैक्रो को यूज़ कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ भी द मैक्रो मतलब जहाँ जहाँ भी मैक्रो की टेम्पलेट लिखी होगी वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी मैक्रो एक्सपेंशन से, यानी कि द मैक्रो एक्सपेंशन गोज इन आर सोर्स कोड एट 100 डिफरेंट प्लेसेस दस इंक्रीज द प्रोग्राम साइज। देखो ऐसे समझो, मैंने सपोज डिफाइन की हैश डिफाइन एरिया, सिंपल सा 2 × 9 × r मल्टीप्लाई, लेट सपोज, मुझे नहीं पता, ये रफली बता रही हूँ, ये इतना बड़ा कोड है, जहाँ भी एरिया लिखा होगा वहाँ क्या आएगा, इतनी बड़ी लाइन लिखी हुई वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। तो यानी कि अगर मैं 100 बार मैक्रो का यूज़ कर रही हूँ तो 100 बार ये लाइन आएगी। इसी वजह से जो प्रोग्राम का कोड है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इफ़ अ फंक्शन इज यूज, अगर फंक्शन यूज किया जाता है देन इवन इट कॉल फ्रॉम 100 डिफरेंट प्लेसेस इन अ प्रोग्राम इट विल टेक द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस इन अ प्रोग्राम। यानी कि ऐसा समझो, अगर आप एक फंक्शन कॉल का यूज़ करते हो और आप 100 बार फंक्शन कॉल कर रहे हो तो उसकी वजह से जो मेमोरी स्पेस है या प्रोग्राम का साइज़ है वो इंक्रीज़ नहीं करता, वो उतना ही स्पेस लेता है जितना वो पहली फंक्शन कॉल में ले रहा है। लेकिन जो जब आप पास करते हैं एक आर्ग्यूमेंट और गेटिंग बैक टू द वैल्यू, यानी कि आप एक फंक्शन कॉल करते हो तो फंक्शन कॉल में कुछ आर्ग्यूमेंट पास करते हो, वो आर्ग्यूमेंट वहाँ जाते हैं फंक्शन डेफिनीशन में और प्रोसेसिंग होती है और कोई वैल्यू रिटर्न होती है। तो इस सब में बहुत टाइम लगता है जिसकी वजह से फंक्शन जो है प्रोग्राम को क्या कर देता है, स्लो। दिस कैट बी अवॉइडेड विद द मैक्रोस। क्योंकि मैक्रोस को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कंपाइलेशन से पहले ही आप मैक्रोस को क्या कर देते हो, एक्सपेंड कर देते हो, किसमें, प्री प्रोसेसर वाले स्टेप में। यानी कि अगर आपको स्मॉल साइज चाहिए प्रोग्राम का तो आप किसका यूज़ करें, फंक्शन को। लेकिन अगर आपको फास्ट वर्क कराना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, मैक्रोस का। यानी कि कंक्लूजन क्या निकलता है, आप मैक्रो का यूज़ करें अगर लेस नंबर ऑफ स्टेटमेंट है, फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं अगर लार्जर नंबर ऑफ स्टेटमेंट है फंक्शन की बॉडी में। ठीक है, कई बार टेबुलर डिफरेंस आ जाता है, आपसे बोला है अगर डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैक्रोज एंड फंक्शन आता है तो रेदर देन राइटिंग अबाउट जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं ऊपर वाले स्लाइड्स में, आप इस चीज़ को प्रेफर कीजिएगा। ठीक है, अब देखो मैक्रो एंड फंक्शन, मैक्रो क्या होता है, ये प्री प्रोसेस होता है, यानी कि प्री प्रोसेस होता है कंपाइलेशन से पहले, इसे क्या किया जाता है, कंपाइल। इसमें टाइप चेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि फंक्शन में टाइप चेकिंग की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आप ये चेक करते हो ना कि जो फंक्शन है वो किस तरह की वैल्यू लेगा, किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो ना कि अगर इन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर है, इन टाइप का सपोज फंक्शन के अंदर ऐसे लिखा है फंक्शन इंट ए कॉमा इंट बी, अगर इस तरह का डिक्लेयर है तो सिर्फ ही इंट टाइप की वैल्यू ही ले सकता है। मैक्रोज में कोड की लेंथ इंक्रीज हो जाती है जबकि इसमें कोड की लेंथ इंक्रीज नहीं होती, सेम रहती है जितने भी आप फंक्शन कॉल करोगे। लेकिन इसमें अगर 100 बार आप मैक्रो का यूज़ कर रहे हो तो 100 बार एक्सपेंड होगी वैल्यू और मैक्रोज की वजह से जो फंक्शन का साइज़ है वो क्या हो जाएगा,
इंक्रीज हो जाए। मैक्रोज में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, जबकि इसमें उल्टा बोल दिया, मैक्रोज में क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, जबकि फंक्शंस में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। जो स्पीड है एग्जीक्यूशन की वो फास्ट किस में होती है, मैक्रोज में होती है, जबकि जो स्पीड एग्जीक्यूशन की वो स्लो किस में हो जाती है, फंक्शन में। बिफोर कंपाइलेशन मैक्रो नेम इज रिप्लेस बाय मैक्रो वैल्यू, यानी कि जो मैक्रो का नेम है वो मैक्रो के वैल्यू से रिप्लेस हो जाता है किस दौरान, कंपाइलेशन के दौरान ही, कंपाइलेशन से पहले ही, जो कंपाइलेशन स्टेप है उससे पहले ही हो जाता है। लेकिन ड्यूरिंग फंक्शन कॉल के दौरान ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टेक प्लेस, जब फंक्शन कॉल होती है उस टाइम पे ही सारी चीज़ें चेंज होती है। ये कब यूज़फुल रहता है, जब जो कोड होता है उसका साइज़ फ्रिक्वेंटली बहुत स्मॉल है। लेकिन ये कब ज़्यादा यूज़ होता है, जब आपका कोड का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो मैक्रोज होते हैं वो जनरली एक लाइन के होते हैं, एक लाइन में ही लिखे हुए होते हैं, लेकिन जो फंक्शंस होते हैं उसमें एनी नंबर ऑफ लाइन्स, यानी कि कितनी भी लाइन्स हो सकती है। कंपाइलर डज नॉट चेक द मैक्रो एरर, अगर आपके मैक्रो में कोई भी एरर है तो वो चेक नहीं की जाती है, किसके थ्रू, कंपाइलर के थ्रू, क्योंकि पहला स्टेप प्री प्रोसेसर है, कंपाइलेशन उसके बाद है, जो आपने पहली वाली स्लाइड में पढ़ा है। लेकिन ये जो है, जो कंपाइलर है डज नॉट चेक फंक्शन एरर, नहीं, जो कंपाइलर होता है वो चेक करता है फंक्शंस की जितनी भी एरर होती हैं, जो भी सब कुछ होता है वो चेक करता है, ये नॉट नहीं है। ठीक है, इतना समझ आए, यानी कि मैक्रोज प्री प्रोसेस होते हैं, फंक्शन कंपाइल्ड होते हैं, यानी कि ये जो आपका डिफरेंस है उसको आप पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है और ये आता है। ठीक है, चलते हैं अगले पे, फाइल इनकल्शन। फाइल इनकल्शन क्या होता है, फाइल इनकल्शन का मतलब है फाइल को इंक्लूड करना। आपने अच्छा ये तो देखा है, देखो हैश इंक्लूड studio.h, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मेरे हैश इंक्लूड क्या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये कहता है कि मेरे आगे जो ये फाइल लिखी हुई है उससे क्या कर दो, प्रोग्राम में ऐड कर दो, सो दैट printf और scanf को मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकूँ। इसी का मतलब है फाइल इंक्लूड करना। एक्चुअली देयर एग्जिस्ट टू वे टू राइट हैश इंक्लूड स्टेटमेंट, यानी कि हैश इंक्लूड लिखने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है डबल कोट्स के अंदर फाइल नेम लिख दो और एक एंगल ब्रैकेट के अंदर लिख दो। आप नॉर्मली ये पढ़ते आ रहे हैं ना, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। सपोज एक go-to.c एक फाइल है, अगर मैं उसे डबल कोट्स के अंदर लिखूं तो उसका मतलब क्या है, दिस कमांड वुड लुक फॉर अ फाइल गो टू इन द करंट डायरेक्टरी, यानी कि ये कमांड क्या करती है, जो फाइल है go-to को उसे करंट डायरेक्टरी में भी चेक देखती है, एज वेल एज द स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी एज मेंशन इन इंक्लूड सर्च पाथ, यानी कि जो करंट डायरेक्टरी है उसमें तो चेक करेगी ही करेगी, साथ साथ कुछ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी में भी चेक करेगी जो इंक्लूड के सर्च पाथ में सेटअप की गई होंगी। जबकि अगर आप हैश इंक्लूड go-to.c, जो go-to.c फाइल है, अगर उसे आप एंगल ब्रैकेट में लिखते हो तो ये कमांड इस फाइल जो go-to फाइल है उसे सिर्फ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी में ही चेक करेगी, इसे ये करंट डायरेक्टरी में चेक नहीं करेगी। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी लिख लो, दोनों ही प्रोग्राम चल जाते हैं। ठीक है, अब अगला आता है कंडीशनल कंपाइलेशन। कंडीशनल कंपाइलेशन होता क्या है, कंडीशनल कंपाइलेशन if we want have some if we want have the compiler skip over a part of source code by inserting the pre-processing command, यानी कि आज तक आपने एक लाइन समझो, आप if else की हेल्प से क्या करते थे कि भाई अगर if वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट चल जाएगा, नहीं तो else वाला पार्ट चलेगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कंपाइलर सोर्स कोड का कुछ पार्ट को स्किप कर दे और कुछ पार्ट चलाए, तो वो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, प्री प्रोसेसिंग कमांड की हेल्प से भी कर सकते हो। और उसको करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, इफ़, डेफ एंड इफ़, इनका आप
यूज़ करोगे। यानी कि अगर ये जो मैक्रो का नेम लिखा हुआ है ये डिफाइन है तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 चल जाएगा। अगर नहीं है तो रेस्ट ऑफ द कोड एंड इफ के नीचे अगर कुछ कोड लिखा हुआ होगा तो वो चलेगा। यानी कि इफ मैक्रो नेम हैज डिफाइंड, अगर डिफाइंड होगा तो ब्लॉक ऑफ द कोड जो है प्री प्रोसेस हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि कंडीशनल कंपाइलेशन की हेल्प से आप कुछ पार्ट प्रोग्राम का चला सकते हो, कुछ पार्ट नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोग्रामर जो है मतलब सपोज जो प्रोग्रामर है उसने कोई कोड बनाया, पर जो आपका कहते हैं जो क्लाइंट है जिसके लिए आपने प्रोग्राम बनाया था उसका लास्ट मिनट में मन चेंज हो गया, उसने कहा कि मुझे कोड नया चाहिए, और आपको पता है कि जो क्लाइंट है वो लास्ट फिर से बोल सकता है कि उसे नया कोड नहीं पुराना कोड चाहिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आप कंडीशनल कंपाइलेशन का यूज़ कर सकते हैं। देखो, इट्स often happen that program is changed at the last minute to satisfy the client. This involve rewriting some part of the source code to client satisfaction and delete the old code। यानी कि वही मतलब है, हो सकता है कि प्रोग्रामर को चेंज करना पड़े कोड को और नया कोड लिखना पड़े। जो प्रोग्रामर है वो फेमिलियर है क्लाइंट से, उसे पता है कि वो फिर से अपना दिमाग चेंज कर सकता है और चाहता होगा ओल्ड कोड को। यानी कि उसका मन चेंज हो सकता है, कभी उसे न्यू कोड रन कराना है, उसे कभी ओल्ड कोड रन कराना। तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए भी सोल्यूशन है कंडीशनल कंपाइलेशन। यानी कि देखो, अगर आपने एक टैग डिफाइन कर दिया ओके, अगर वो नया कोड चाहता होगा तो 1 2 3 4 ये जो स्टेटमेंट्स है ये रन कर जाएंगे, लेकिन अगर वो चाहता होगा कि पुराना कोड रन करे तो ये वाला पार्ट चल जाएगा। ठीक है, अगर ओके डिफाइन होगा तो 1 2 3 4 चल जाएगा, अगर ओके डिफाइन नहीं होगा तो रेस्ट ऑफ द कोड चल जाएगा। ठीक है, अब सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 डिफरेंट कंप्यूटर हैं और यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट अ प्रोग्राम दैट वर्क ऑन बोथ मशीन। आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो दोनों मशीन पे वर्क करे। यू कैन डू सो बाय आइसोलेटिंग द लाइन ऑफ कोड दैट मस्ट बी डिफरेंट ईच मशीन बाय मेकिंग दैम ऑफ विथ हैश इफ डेफ। यानी कि सपोज एक आपका प्रोग्राम है जिसमें से ये वाला पार्ट तो पहले कंप्यूटर के लिए चलता है, ये वाला पार्ट बी कंप्यूटर के लिए, और जो ये पार्ट है वो दोनों कंप्यूटर के लिए चलता है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जो पार्ट डिफरेंट है वो अलग अलग कंप्यूटर के लिए डिफाइन हो और जो कॉमन पार्ट है वो दोनों एक साथ यूज़ कर लें। तो आप कैसे करेंगे, आप हैश इफ डेफ इंटेल, अगर इंटेल वाला कंप्यूटर है और ये वाली जो टैग है वो डिफाइन होता है तो ये वाला कोड चल जाएगा जो इंटेल पीसी के लिए सुटेबल है। अगर इंटेल डिफाइन नहीं है तो वो वाला कोड चल जाएगा जो मोटोरोला पीसी के लिए चलेगा। अब जौन सा भी कंप्यूटर होगा वो अपना कॉमन जो डिफरेंट पार्ट है वो तो चला लेगा, लेकिन उसके बाद जो कॉमन पार्ट है वो उसे रन कर देगा एंड इफ होने के बाद। ठीक है, ये बहुत इजी टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये 7 मार्क्स में आता ही आता है। थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो।